कल हम लोग पंचकुला मिले थे, आज यहाँ मिल रहे हैं। तो उस नाते से आज भी एक विषय पर मैं ज़रूर आपका भी ध्यान आकर्षित करूंगा और मैं हरियाणा की जनता की ओर से, हरियाणा सरकार की ओर से, खास करके किसानों की ओर से प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने अभी जो खरीफ की 17 फसलों का जो एमएसपी घोषित किया है और लगभग 5%, एक आध फसल में 6%, ऐसा करके वृद्धि हर फसल के रेट में की है, ताकि अभी जब फसल बिक्री के लिए आएगी तो उनको नए रेट्स के ऊपर प्रोक्योरमेंट हो जाएगी। एक नियम हमेशा पहले कभी फॉलो नहीं होता था, जो पिछले 2 वर्ष से हो रहा है, कि बुआई से पहले एमएसपी की घोषणा की जाए। अन्यथा पहले बुआई हो जाती थी, मार्केट में आने का जब समय होता था तब जा करके एमएसपी घोषित होती थी। लेकिन अभी चूँकि खरीफ की बुआई अब शुरू होनी है, उससे पहले ही एक प्रकार से एमएसपी घोषणा हो गई है, ताकि किसान भी सब पहलुओं को ध्यान में रखते हुए निर्णय कर सके कि मुझे क्या उसमें बुआई करनी है, क्या नहीं करनी है। और मैं समझता हूँ कि इतने अच्छे रेट्स जो दिए गए हैं किसानों को, जैसे हमने 2022 में किसानों की आय डबल होगी, तो उस ओर एक एक कदम करके हम आगे बढ़ रहे हैं और किसानों के काम में एक अच्छा जो है संकेत वो जा रहा है। देखिए, जितनी एक चीज़ की इनपुट कॉस्ट की परसेंटेज होती है, उसको ध्यान में रख करके करेंगे तो वो फिर कहीं भी उसकी तुलना में बराबर नहीं बैठता। किसान का जो पेट्रोल या डीजल का जो खर्च होता है, वो उसमें उसकी टोटल फसल में कितना % है। यदि एक ही चीज़ को ध्यान में रख करके इन चीज़ों का मुकाबला करेंगे तो उचित नहीं है। बाकी किसी चीज़ का कोई रेट बढ़ा नहीं है। अगर डीएपी का रेट बढ़ा था तो जो बढ़ोतरी है वो सारी सरकार ने कंज्यूम कर ली। उनको 1200 रुपये का जो पहले कट्टा मिलता था वही 1200 रुपये का अब मिलेगा। बढ़ा हुआ रेट सरकार ने कंज्यूम कर लिया, इसलिए बाकी चीज़ों का किसी का रेट बढ़ा नहीं है। केवल एक डीजल के, वो भी बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा है। अगर डीजल का भी कहेंगे तो एक 10% 15% रेट बढ़े हैं, लेकिन टोटल ओवरऑल कॉस्ट के ऊपर उसका फर्क इतना नहीं पड़ता, ज़्यादा फर्क नहीं। कोविड ही एक ऐसा कारण है जो केवल अभी किया, ऐसा नहीं है। हम लगातार ये चौथा कार्यक्रम कर रहा हूँ। उन सब पिछले 3 कार्यक्रमों में भी 19-20 के भी 2 कार्यक्रम हुए थे, 20-21 का भी एक कार्यक्रम हुआ था, और अभी ये भी प्रोजेक्ट सारे 20-21 ही के थे, लेकिन पिछले 2 महीने में कर नहीं पाए हम। तो कुल मिलाकर के 19-20 के, 20-21 के सब ये 4 कार्यक्रम, और इन चारों कार्यक्रमों में लगभग 775 ऐसे प्रोजेक्ट्स और कुल मिलाकर 8,400 करोड़ की कुल प्रोजेक्ट्स ऐसे इन 2 सालों में ऑनलाइन किए गए हैं। और ऑनलाइन प्रोजेक्ट्स में सभी क्षेत्रों के, सभी जिलों के, सभी विभागों के ये सब प्रोजेक्ट किए जाते हैं, क्योंकि इस समय कोविड के कारण से क्षेत्र में बड़े कार्यक्रम करना उचित नहीं है, संभव नहीं है। फिर भी आज ऑनलाइन हमने सभी जिलों में जो कोविड का एक प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए थोड़े बहुत वहाँ लोग आए, अधिकारी आए, और वहाँ एमएलए और हमारे जो एमपीज़ वो सब इकट्ठे हुए, मंत्री वहाँ गए, तो उन्होंने जाकर के वहाँ लोकल लेवल पर कार्यक्रम किए। यहाँ से पूरा कार्यक्रम किया गया। आज 98 प्रोजेक्ट, 1170 करोड़ रुपए के ये प्रोजेक्ट, आधे लगभग शिलान्यास थे और आधे लगभग उद्घाटन थे। ये अब वो इम्प्लीमेंटेशन के लिए हम इंडस्ट्री को, जो भी कंपनीज हैं उनको, उनके जो उद्योग हैं, हम का एक पोर्टफोलियो बनाया है अपना पोर्टल, और उस हम के पोर्टल के ऊपर सभी इंडस्ट्री के लोग अपने अपनी संख्या उसको रजिस्टर करेंगे कि अभी कितने लोग काम कर रहे हैं, आगे कितनों की उनको आवश्यकता रहेगी। ये बात मैं बता दूं कि ये सारा जो है आगे के लिए है, प्रोस्पेक्टिव है, रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है। इसलिए किसी को भी इससे पिछले जो लोग लगे हुए उसके ऊपर कोई असर नहीं होगा। नए लोगों की कितनी आवश्यकता होगी, कितनी भर्ती करेंगे, उसका सिस्टम बनने में थोड़ा टाइम लगेगा। और अभी एक आध दौर इंडस्ट्री के लोगों से और भी होगी। उनकी जो कुछ जो डिमांड्स हैं, जैसे स्किलिंग की डिमांड है, किस टाइप के लोग उनको चाहिए, हम उसी प्रकार के लोगों की स्किलिंग करा करके उनको देंगे। जो उनको, उनके मन की शंकाएं वो सब दूर करेंगे। और अब इस समय सब लोगों ने स्वीकार किया है कि हरियाणा के लोगों को अगर यही आवश्यकता है हमारी वर्कफोर्स को मिल जाए, तो वो सारा हम लेने के लिए तैयार है, कहीं कोई कठिनाई नहीं आए। कहीं नीति आयोग का इस प्रकार का कोई आंकड़ा नहीं है। आंकड़े जो उन्होंने हैं, फास्ट ग्रोइंग स्टेट्स कौन कौन सी हैं, उसका जो आंकड़ा दिया है, उसमें बड़ी स्टेट्स में हरियाणा नंबर 1 पर है। अगर उसमें छोटी स्टेट्स को मिला लिया जाए तो हमारे से आगे केवल मिजोरम है। इसलिए अगर आंकड़े हैं तो ये हैं। एसडीजी के जो गोल्स हैं
जो 17 हमारे उसमें सेक्टर्स हैं, उन 17 सेक्टर्स के अंदर हम 9 में आगे हैं। एक हमारे यहाँ लागू नहीं होता, 2 या 3 में हम पीछे हैं, कुछ में बराबर हैं, और उसको भी हम, केरल हमारे से आगे है, उसको हम केरल के लेवल पर लेकर के जाएंगे। और जहाँ तक बेरोजगारी का विषय है, उसमें मैंने जो पहले भी कहा था कि हमारे पास सेल्फ डिक्लेयर डाटा है परिवार पहचान पत्र में। परिवार पहचान पत्र में सेल्फ डिक्लेयर डाटा में जो मैंने पिछली बार फिगर बताई थी, जो उन्होंने थोड़ा उसको विवाद में डाला है, उसको मैं स्पष्ट कर देता हूँ। पिछली बार जो मैंने कहा था, आज मैं फिर बता रहा हूँ, 8,80,000 जिन्होंने कहा हम बेरोजगार हैं, लेकिन उन 8,80,000 में लगभग 2.5 लाख लोग ऐसे हैं जिनकी अपनी इनकम, भले वो उनके अपने स्वयं की रोजगार की नहीं होगी, किसी को मकान के किराए की आती होगी, किसी को इंटरेस्ट ब्याज की आती होगी, किसी का कोई पैतृक संपत्ति उसमें से आती होगी। 2.5 लाख लोग ऐसे हैं जिनकी इनकम 50,000 रुपये से ज़्यादा है। तो ये जो 2.5 लाख लोग निकाल करके, कल मैंने जो 6 लाख 6.5 लाख का आंकड़ा बोला, उसका ये स्पष्टीकरण बता रहा हूँ कि सेल्फ डिक्लेयर्ड जो अनएम्प्लॉयड लोग वो 8,80,000 हैं, 2.5 लाख उसमें जिनकी अपनी पर्याप्त इनकम है। तो आज हम जो बाकी 6 लाख लोग हैं उनकी चिंता करेंगे कि जिनकी अपनी कोई इनकम नहीं है और वास्तव में बेरोजगार हैं, उनके लिए विशेष योजनाएं बना रहे हैं, और योजनाओं में उनको एक अवसर दिया जाएगा। ये केवल सरकारी नौकरी के ऊपर ये आंकड़ा निर्भर नहीं करता। 1,80,000 की जिनकी वेरीफाइड इनकम होगी, सेल्फ डिक्लेयर्ड नहीं, क्योंकि सेल्फ डिक्लेयर्ड में और वेरीफाइड में भी अंतर आएगा। स्वभाव होता है आदमी का कि जो जितनी इसकी एक्चुअल इनकम होती है उससे कम ही बताता है, लेकिन वेरिफिकेशन का सिलसिला हमारा शुरू हुआ है, कोविड के दिनों में थोड़ा रुक गया था, तो इसलिए सब लोगों ने अपने सेल्फ वेरीफाइड में तो बड़ी संख्या में लोगों ने रजिस्टर करा लिया है। आज 2 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने और लगभग 60 लाख परिवारों ने अपने आप को रजिस्टर कर लिया है। उसमें कुछ लोगों ने अपने सिग्नेचर करके उसमें अपलोड कर दिया है। अब वेरिफिकेशन का काम चालू हो गया है। वेरिफिकेशन का काम जैसे महीने 2 महीने में नॉर्मल स्थिति आ गई है, वो काम आगे बढ़ेगा, उसके बाद वो योजना लागू